अगर मैं 15 सीवी शॉर्टलिस्ट करूं तो उनमें से कम से कम लिखा आएगा कि आई एम अ टीम प्लेयर या आई एम एन एक्सेलेंट कम्युनिकेटर, लेकिन उसको ना सब्सटैंशिएट कोई नहीं करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं 2 साल 3 साल 4 साल कॉलेज में ऐसे ही निकाल देते हैं। हम्म। फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपको कुछ डालना रहता है, हाँ, तो वहाँ पे फिर ब्लफिंग स्टार्ट हो जाती है। एक्सपर्ट इंटरव्यूअर आपसे वो समझ जाएगा कि ये बंदा जो लिखा है वो सच है या शायद ये झूठ बोल रहा है। कौन से सीवी पास होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जो चमकीला है या फिर जहाँ पे कंटेंट है, कॉन्टेक्स्ट है? आपने किसी एक ढर्रे से सीवी बना लिया है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी वो एआई से ही नहीं पार पाएगा, तो रिक्रूटर के डेस्क पे वो कभी पहुंचेगा ही नहीं। कैन AI फाइंड रॉ टैलेंट? इस क्वेश्चन का आंसर बोथ यस एंड नो है। इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि एक बंदे ने लिखा ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल और गेस व्हाट, कम्युनिकेशन की स्पेलिंग गलत थी, तो ऐसा बंदा मतलब तुरंत ही रिजेक्ट हो। माई करियर आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल गेटिंग मैरिड टू देयर ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे वो रह गए हैं, अब उसके बाहर उनकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। जितना सीवी में फर्जीवाड़ा होता है वो होगा ही, और जिसको ऑनेस्टली लिखना है वो लिखेगा ही। नमस्कार साथियों, मैं राहुल आपका स्टडी IQ स्किल्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मेरे साथ अभिजीत चक्रवर्ती सर मौजूद हैं। IIT खड़गपुर IIM के पास आउट हैं। Iona.ai के फाउंडर भी हैं। आज इनसे हम CV और रिज्यूम बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी रहती है वो होती है टीम बिल्डिंग की, और टीम बिल्डिंग के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, और जो सबसे पहला टच पॉइंट बनता है वो उनके CV और रिज्यूमे से बनता है। बिल्कुल। तो सर, इसका इम्पोर्टेंस क्या है आज के टाइम में CV और रिज्यूमे का? राहुल, अगर बात की जाए सीवी या रिज्यूमे की, तो हायरिंग का सबसे पहला स्टेप यही होता है कि रिज्यूमे या सीवी सोर्स किए जाएं, और जो भी डॉक्यूमेंट आते हैं हमारे पास, दोज आर बेसिकली माय फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद एन एक्सटर्नल पर्सन हु विशेस टू जॉइन मी और माय टीम। अब वो डॉक्यूमेंट जो है वो एसेंशियली, वो अगर 1 पेज का डॉक्यूमेंट है, 2 पेज का डॉक्यूमेंट है, जितने भी पेज का डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट एसेंशियली एक सेल्स पिच है उस बंदे की, कि वो बंदा मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आके मेरे लिए कितना वैल्यूएबल हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना वैल्यूएबल हो सकता है। और उस पूरे बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा होता है उस समय वो डॉक्यूमेंट, जब एक हायरिंग प्रोसेस चल रही होती है। तो उस सीवी को इसलिए लिखना और उसको तरीके से लिखना एक बहुत बहुत ज़रूरी काम है मेरे हिसाब से इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ हायरिंग। सर, इसी में एक सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है, जो हम लोग को ईमेल के थ्रू या जो भी मीडियम्स रहते हैं, जो भी आपका ट्रैकिंग सिस्टम रहता है जहाँ पे CVs रिज्यूमे आते हैं, उसमें कुछ पे CV लिखा रहता है, कुछ में रिज्यूमे लिखा रहता है। तो CV और रिज्यूमे में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? अगर हायरिंग इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर हायरिंग की बात की जाए तो दीज वर्ड्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। हाउएवर, मतलब एक टेक्निकल डिफरेंस ज़रूर है। अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखना जाएंगे कि सीवी और रिज्यूमे में क्या डिफरेंस है, तो सीवी, जिसका पूरा मतलब होता है करिकुलम वाइटे, विच मीन्स दी एंटायर करिकुलम, आज तक आपने जो भी कुछ किया है उसका एक डिटेल्ड वर्जन। तो सीवी इन जनरल इज गोइंग टू बी एक बड़ा डॉक्यूमेंट, मल्टी पेजर डॉक्यूमेंट। रेज्यूमे ऑन द अदर हैंड इज अ सेल्स पिच फॉर अ स्पेसिफिक जॉब प्रोफाइल विच हैज ओपन्ड अप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें मैं सब कुछ नहीं लिखूंगा अपने बारे में कि मैंने कहाँ से स्कूलिंग करी थी, या स्कूलिंग का लिख भी दिया तो हो सकता है स्कूलिंग के बारे में, या मैंने कोई PhD थीसिस के डिटेल्स, या मैंने कितने एकेडमिक आर्टिकल्स लिखे हैं, वो सब नहीं आएंगे। बट मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि मैं क्या हूं और मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या वैल्यू या स्किल्स लेके आ रहा हूं। सर, इसी में कवर लेटर करके भी कुछ लोग भेजते हैं, तो जी। कवर लेटर का कहाँ पे, इन दोनों के बीच में कवर लेटर कहाँ पे आता है? कवर लेटर जो एक डॉक्यूमेंट है, एक तो वो सब नहीं लेते हैं। इट इज नॉट अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट पर से। जैसे सीवी एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है हायरिंग प्रोसेस के लिए, सीवी होना ही चाहिए, तभी आप कहीं पे पहुंच पाएंगे, तभी आपकी प्रोफाइल कहीं पे पहुंच पाएगी। लेकिन एक कवर लेटर बनाना अपने आप में, अगर आपने सीवी के साथ एक कवर लेटर भी भेजा है, तो ये एक तरह का सिग्नल है टू द रिक्रूटमेंट एजेंट, टू द रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन, दैट आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है उनकी ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि उस कवर लेटर सीवी में आपने लिख दिया कि आप फला फला जगह से आपने MBA किया है, या ग्रेजुएशन किया है, या जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आपने फला फला जगह पे काम किया है, आपने आपके काम के दौरान क्या क्या काम किया है वो सब आपने लिख दिया। लेकिन कवर लेटर आपका वो मौका है जहां पे आप ये कह सकते हैं कि इस जॉब प्रोफाइल के लिए जो आपने अभी ओपन करी है, उस जॉब प्रोफाइल के लिए मैं कैसे फिट हूं, मैं क्या कर सकता हूं। इसके दो अच्छे फायदे हैं फॉर अ कैंडिडेट। एक तो कैंडिडेट कितना अच्छा लिख सकता है, हाउ वेल द कैंडिडेट कैन राइट अ सिंगल पेजर, वो निकल के आता है। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन विल ऑलवेज वांट पीपल हु कैन राइट वेल, बिकॉज रिटन कम्युनिकेशन स्किल इज अ वेरी वेरी नेसेसरी स्किल इफ यू वांट टू राइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर अच्छा लिख रहा है वो कवर लेटर, तो एक प्लस पॉइंट है।
एंड सेकेंडली वो एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है, इसने मेहनत करके बनाया है, विच शोज कि वो बंदा बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है आप में. तो while cover letters are not mandatory, but it definitely conveys a lot more than your CV, or it conveys over and above what your CV conveys to an hiring organization. वेरी सर, बहुत अच्छे से क्लियर है। एक सीवी क्या होता है, एक कवर लेटर क्या होता है, जिसमें आप अपने आप को बताते हो, आप सेल्स पिच का बात कर रहे हो। जी. तो यहीं पे एक पॉइंट आता है, स्पेशली जो यंगस्टर्स रहते हैं, जो कॉलेज से निकले होते हैं या कॉलेज के टाइम पे ही जो लोग जॉब सर्च करते हैं, हम्म. उनका ये प्रॉब्लम रहता है कि यार लिखने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, तो जी. सीवी में क्या डालें, रिज्यूमे में क्या लिखें कि जिससे एक जो रिक्रूट कर रहा है वो उसका अटेंशन ग्रैब कर सके। इसमें ना जैसे फॉर स्पेसिफिकली फॉर यंगस्टर्स जो जिन्होंने अभी कहीं पे जॉब नहीं करी है, उनको आई वुड एडवाइस कि अभी अगर आप कॉलेज में हैं तो बहुत सारे कोर्स वर्क कीजिए, अलग 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 प्रोजेक्ट्स कीजिए, अलग अलग. और कॉलेज में इवन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपके पास, अगर आपने कुछ कॉलेज में अच्छा काम किया है, जैसे एक एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बहुत सारी सीवीज में अभी अगर मैं 15 सीवी शॉर्टलिस्ट करूं तो उनमें से 10 में कम से कम लिखा आएगा कि आई एम अ टीम प्लेयर या आई एम एन एक्सेलेंट कम्युनिकेटर, लेकिन उसको ना सब्सटैंशिएट कोई नहीं करता है. ऑन दी अदर हैंड अगर आप लिखो कि आप टीम प्लेयर हो, क्यों? क्योंकि आप कॉलेज की क्रिकेट टीम में कैप्टन थे या आपने मैन ऑफ द मैच जीते हैं, तो इट्स गेट सब्सटैंशिएटेड बाय अ लॉट ऑफ एविडेंस. तो आपकी सीवी में वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा, मान लिया, लेकिन क्या आप कॉलेज में अपनी एक्टिविटीज को इस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं जो कि ये कन्वे करे एक रिक्रूटर को कि आप एक टीम प्लेयर हैं, आप एक गुड कम्युनिकेटर हैं, आप एक एक्चुअली एक जुझारू बंदे हैं. आप सी एट द एंड ऑफ इट एक फ्रेशर से सिर्फ ये एक्सपेक्टेशन है कि हाउ विलिंग टू लर्न दैट फ्रेशर इज. उसमें लेटेंट पोटेंशियल आपको दिख रहा है कि करेक्ट. आगे चल के इसको ग्रूम कर लेंगे, ये कुछ ना कुछ अच्छा कर लेगा। करेक्ट, एग्जैक्टली. So that's more or less what we will probably see in a fresher's resume. इसी में एक क्वेश्चन और लूंगा मैं कि जो फ्रेशर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं 2 साल 3 साल 4 साल कॉलेज में ऐसे ही निकाल देते हैं। हम्म. फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपको कुछ डालना रहता है, हाँ. तो वहाँ पे फिर ब्लफिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि आपने बोला कि मैं टीम प्लेयर हूँ, गुड कम्युनिकेटर हूँ, हम्म. तो ये चीज़ कितने हद तक, जैसे आपने भी करी होंगी कुछ, ऐसे कैंडिडेट्स भी आए होंगे जिन्होंने ब्लफ किया होगा, तो ये कितने हद तक मतलब आप ब्लफ करके अपना निकाल सकते हो? नहीं, देखिए, आप सीवी तो जनरली जितना में इंडिया में हायरिंग हो रही है, पर्टिकुलरली एट फ्रंट लाइन काइंड ऑफ जॉब्स जहाँ पे कॉलेज के रिक्रूट फ्रेश ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज आर गोइंग, वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होता है कि मैं हर एक बंदे का पूरा बैकग्राउंड चेक करूं कि वो सीवी में क्या लिखा है. तो एट द एंड ऑफ इट आप सीवी में बहुत कुछ ऐसा लिख सकते हैं जो आपने वास्तव में शायद ना किया हो, लेकिन जब आप एक इंटरव्यूअर के सामने बैठेंगे तब एक एक्सपर्ट इंटरव्यूअर आपसे वो समझ जाएगा कि ये बंदा जो लिखा है वो सच है या शायद ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो एक्सपर्ट इंटरव्यूअर भी कुछ साल पहले शायद उसी कॉलेज में या किसी और कॉलेज में था. तो कॉलेजेस में क्या होता है, क्या नहीं होता है, किस तरह के लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, एंड सो ऑन, ये इंटरव्यूअर को भी पता होता है. एंड इनफैक्ट सर, इसी से मुझे आपका आईएम का किस्सा याद आ रहा है, जिसमें शायद आपने हॉबी में म्यूजिक लिखा था, जी. और वहाँ पे आपको मेरे ख्याल से उन्होंने शायद गाने को बोल दिया था कि आप गा के सुनाइए, जी बिल्कुल. और अगर उस टाइम पे आप ब्लफ कर रहे होते तो मे बी आपका आईएम वाला वो खत्म हो गया होता. खत्म हो गया. मैं तो आज भी मानता हूँ कि मेरा जो IIM अहमदाबाद में सिलेक्शन हुआ है वो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक हॉबी था, जिसमें मैं गाना बजाना पसंद करता हूँ, उस वजह से ही हुआ है. बाकी मुझे मेरा प्रोफाइल और किसी वजह से स्टैंड आउट नहीं करा था. अभिजीत सर, एक आज के टाइम में जिस तरीके से सीवी या रिज्यूम बनते हैं, तो वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं जो आपको सीवी बना के दे देते हैं जी. मोस्ट ऑफ द पीपल, जिनको आपने भी देखा होगा, मैंने भी, हम लोगों ने भी स्टडी आईक्यू की हायरिंग्स के टाइम पे देखा था कि सारे के सारे जो सीवीज आते हैं वो एक तरीके के ही आते हैं। आप बता हाँ. सकते हो कि इसका सोर्स कहाँ से बिल्कुल बना बिल्कुल है? बिल्कुल. तो सर, इस चीज़ पे जैसे आपको आज ये अपॉर्चुनिटी है कम्युनिकेट करने के लिए, हाउ मच इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि आप अपने सीवी पे खुद से बैठ के टाइम लगाओ, टाइम इन्वेस्ट करो उसको यूनिक बनाने में, उसको अलग दिखाने में। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये. और ये अगर जो भी मेरा ये पॉडकास्ट देख रहा है उसको ये पार्ट जरूर ध्यान से सुनिए आप लोग. क्या होता है ना कि एक सीवी अगर आया है तो हमारी टेंडेंसी होती है कि एक बार एक सीवी बन गया है, अब मैं उसको हर जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ. तो प्रॉब्लम ये होती है कि जॉब ए में हो सकता है एक ऑपरेशंस की स्किल सेट ढूंढ रहा है रिक्रूटर, जॉब बी में एक सेल्स की स्किल सेट ढूंढ रहा है, लेकिन आपने एक सीवी कहीं से बना लिया, आप एक किसी वेबसाइट पे जाके कुछ डाल के सीवी बना लिया है, अब आप उसी को हर जगह लगा रहे हैं. तो पहला बैरियर जो है आजकल हायरिंग में वो है एआई स्क्रीनिंग. अब ये एआई जो है वो एक जॉब, उस एआई को एक जॉब डिस्क्रिप्शन मिला हुआ है, वो
इनकमिंग सीवीज को उस जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करा के देखता है कि किसका परसेंटेज मैच कितना अच्छा है। तो अगर आपने किसी एक ढर्रे से सीवी बना लिया है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी वो एआई से ही नहीं पार पाएगा, तो रिक्रूटर के डेस्क पे वो कभी पहुंचेगा ही नहीं। तो आप तो मतलब आपने पहले ही बैरियर नहीं क्रॉस किया, तो उसके बाद आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। इसलिए जरूरी ये है कि जब भी कोई जॉब डिस्क्रिप्शन मिले तो आपको उस जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या की स्किल्स, क्या क्वालिफिकेशंस, क्या एक्सपीरियंसेस खोज रहा है रिक्रूटर, वो अपने सीवीज में आप किसी ना किसी तरह से डालने की कोशिश करिए। फज मत करिए, लेकिन अगर आपके पास रियली वो एक्सपीरियंस है तो शायद उसको अच्छे से लिखिए, उस पे ज्यादा कैरेक्टर्स खर्चा कीजिए, रादर देन ये बताना कि आप फ्री टाइम में म्यूजिक सुनते हैं फॉर एग्जाम्पल। सर आपने बोला कि अच्छे से लिखिए, तो अच्छे से लिखने का एक इंटरप्रिटेशन आजकल जो जाता है वो रंग बिरंगी सीवीज आती हैं। नारंगी कलर में सारे, सतरंगी कलर में उस सीवी में सारे रंग रहते हैं। हाँ। और कुछ प्लेन सीवीज भी आती हैं। हाँ। और जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस है, हम लोग तो स्क्रीन करते थे अच्छे से, लेट इट बी कलर उसका कुछ भी हो, हम लोग उस पर करते थे। जो पोटेंशियल कैंडिडेट है, जैसे आपने कीवर्ड्स का बात किया, जॉब डिस्क्रिप्शन मैच करना चाहिए, बट जो कैंडिडेट सुन रहे हैं आपको इस टाइम पे, आप उनको क्या सलाह दोगे? कौन से सीवी पास होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जो चमकीला है या फिर जहाँ पे कंटेंट है, कॉन्टेक्स्ट है? जहां पे कंटेंट है, कॉन्टेक्स्ट है, बॉटम लाइन तो यही है। आप कितना भी चमकीला सीवी बना लीजिए, एआई को चमकीलेपन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये शायद जब एआई नहीं था बीच में, रिक्रूटर और आपके बीच में एक एआई की दीवार है, तो वो आप जब तक उस एआई की दीवार को नहीं भेद के आप रिक्रूटर तक पहुंच रहे हैं, तब तक आपका चमकीलापन किसी काम नहीं आने वाला है। तो चमकीलापन हो सकता है तब काम आए जब फाइनली एआई ने सैकड़ों रिज्यूमे स्क्रीन करके रिक्रूटर को ये बता दिया कि ये 10 आपके मतलब के हैं। तो उन 10 में अगर आपका सबसे ऊपर चमकीला दिख रहा है, तो हो सकता है रिक्रूटर को उससे थोड़ी बहुत फर्क पड़ जाए। बट बाय एंड लार्ज मैंने सीवी के चमकीले होने से किसी का सिलेक्शन हो गया है, ऐसा नहीं देखा है। अच्छा अभिजीत सर, जो आपका स्टार्टअप है, थोड़ा सा उसका ब्रीफ दे दीजिएगा। और मैं इस कॉन्टेक्स्ट में इस क्वेश्चन को पूछ रहा हूँ कि हम बार बार एआई की बात कर रहे हैं जी। तो कुछ सीवीज हम लोगों ने पर्सनल लेवल पे प्रोफाइल करी थी। हाँ। उसके बारे में पढ़ा था। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में उसको एआई के थ्रू फिल्टर करते हम लोग, वो सीवी शायद पास नहीं होता। बिल्कुल। बट जैसे कुछ पर्टिकुलर स्कूल्स हैं, कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस हैं, अब हो सकता है आपको आईआईएम नहीं मिल रहा हो, बट देर आर चांसेस कि आपको केंद्रीय विद्यालय मिल रहा है, मान लेते हैं कुछ टाइम पे अच्छा रेप होता, उस स्टूडेंट में पोटेंशियल हो सकता है। बट एआई आप जो रिक्रूटमेंट के लिए आज यूज कर रहे हो, सो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? ये कितना बेटर टूल है? मतलब इसने चीजों को आसान किया है, मुश्किल किया है? और दूसरा ये क्वेश्चन है कि क्या अच्छे कैंडिडेट्स पास हो रहे हैं? ये एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है, विच इज अगर आप पढ़ें तो इसका एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में ये, विच इज कॉल्ड एथिक्स इन एआई। कि एआई क्या अपने क्रिएटर के बायसेस इनहेरिट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बायस हो सकता है कि जितने भी रिसेप्शनिस्ट होते हैं वो जनरली लड़कियां होती हैं। तो क्या रिसेप्शनिस्ट की जॉब प्रोफाइल के लिए एआई सिर्फ लड़कियों की ही रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट कर रहा है? अगर ऐसा है तो ये गलत है, ये बायस्ड एआई है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अपने ह्यूमन बायसेस अपने एआई मॉडल को ट्रांसफर ना करें। इसलिए ये जरूरी होता है कि एआई मॉडल जब भी क्रिएट कर रहा है कोई, तो एक ग्रुप ऑफ पीपल आर टुगेदर वर्किंग ऑन दैट एआई मॉडल रादर देन अ सिंगल पर्सन, so that it is say biased from all different directions, so it is in fact unbiased. So that's more or less what. अब आते हैं बात कि क्या एआई एक्चुअल गुड कैंडिडेट्स को फिल्टर कर रहा है या नहीं। इसका यह है कि एआई ये नहीं देखता है, एआई के लिए आईआईएम अहमदाबाद या एनआईटी राउरकेला या एनआईटी जयपुर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। एआई उस सीवी को, जैसे ह्यूमन बीइंग्स पूरा सीवी पढ़ते थे उसी तरह के अभी के एआई मॉडल्स, जिनको लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कहा जाता है, वो पूरा सीवी को एनालाइज करके फाइनली एक स्कोर देते हैं, नॉट जस्ट कीवर्ड्स की अच्छा ये आईएम का है तो ये अच्छा बंदा है एंड सो ऑन। हाउएवर इट कुड हैव सर्टेन वेटेजेस कि आईएम माइट गेट अ स्लाइटली मोर वेटेज देन से a tier 2 MBA college and so on, which is going to be the case with a normal recruiter also. So AI को less biased बनाने की constant कोशिश चल रही है, और अभी मेरे एक्सपीरियंस से जो मुझे दिख रहा है कि इट इज इनफैक्ट बेटर इन सम सेंस दैट जो रिक्रूटर का बायस होता है कि अरे आईएम का बंदा है तो अच्छा ही होगा, वो बायस एआई को नहीं है। एआई कैन एक्चुअली ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट 2 सीवीज एंड फाइंड आउट व्हिच इज बेस्ट। सर इसी में एक क्वेश्चन है, मतलब ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10, अभी जो आपका एआई के साथ एक्सपीरियंस रहा है सीवीज फिल्टर करने में, 0 बीइंग द लीस्ट, 10 बीइंग द मोस्ट, आप कितना रेट करोगे इस चीज़ को?
अभी के AI models are as good as 8 to 9 somewhere. They are not perfect 10, of course. There is, of course, scope of improvement in anything that is created by human beings. कैन एआई फाइंड रॉ टैलेंट्स निकाल सकता है? जैसे हम लोग बैठे, जैसे हम्म डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, किसी को देखा यार ये एक्टर चलेगा, या कोई आप किसी और चीज में ले रहे हो, दिस बंदा ये मेरे को सेल करके देगा। हाँ, एआई कैन रॉ टैलेंट फिल्टरिंग कैपेसिटी है अभी इस टाइम पे? इस क्वेश्चन का आंसर बोथ यस एंड नो है। ओके। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट ये है कि रॉ टैलेंट फिल्टर करने का मैकेनिज्म क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कह रहे हो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल रॉ एक्टर कि किसी का स्क्रीन टेस्ट देखा और मैंने कह दिया कि AI ने कह दिया कि ये सुपरस्टार बनेगा, फॉर एग्जाम्पल, तो वीडियो एनालिसिस करके किसी का एक स्कोर प्रेडिक्ट करना कि ये कितना बड़ा स्टार बन सकता है, ये AI मॉडल्स कैन डू। हाउएवर, अभी तक AI मॉडल्स ने प्रेडिक्ट ही किया है। वी डू नॉट येट हैवंट फाउंड आउट अ सुपरस्टार हु वाज प्रेडिक्टेड टू बी अ सुपरस्टार बाय एन AI मॉडल। एम्पिरिकल एविडेंस मिलना बाकी है, वो हाँ, बैक टेस्टिंग होनी बाकी है। करेक्ट। अच्छा सर, आपने कुछ बात करी थी, जैसे हम रिसेप्शनिस्ट का बात कर रहे थे, कुछ सर्टेन बायसेस नहीं आने चाहिए, तो कुछ पॉइंट्स रहते हैं जो लोग मेंशन करते हैं सीवी में, उनको मेंशन करना कितना सही है कितना गलत रहता है? फॉर एग्जांपल, आप शादीशुदा हो या नहीं हो, आपकी लोकेशन इन द सेंस लाइक लोकेलिटी, नॉट दिल्ली लखनऊ नहीं, बट सम पीपल गो की मतलब माइन्यूट लेवल पे जाके उनकी लोकेलिटी क्या है ये चीज़ मेंशन करते हैं। देयर आर मेनी पीपल जो अपने रिलीजन को भी मेंशन करते हैं। सो आर दीज थिंग्स रिक्वायर्ड एक सीवी में? Ideally not. The most personal information which might be a relevant information is your age, because certain job profiles need younger people. Those job profiles are foot on ground kind of job profiles, तो वहां पे हो सकता है आपकी एज मैटर करे। लेकिन इसके अलावा मैरिटल स्टेटस या आपका जेंडर या आपकी लोकेशन, लोकेशन अगेन इसलिए मैटर कर सकती है कि वो जॉब ही लखनऊ की है मान लीजिए, और आप मान लीजिए नागपुर में बैठ के अप्लाई कर रहे हैं, तो आप मतलब यू आर नॉट अ सुटेबल कैंडिडेट। लोकेशन इज इम्पॉर्टेंट, बट लोकेशन इज इंपॉर्टेंट, बट मैरिटल स्टेटस, जेंडर एटसेट्रा आर नॉट एंड शुड नॉट बी, बिकॉज एटलीस्ट जिन भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं काम कर रहा हूँ, वो अपने आप को दे टेक प्राइड इन telling or calling themselves equal opportunity employers, which means that gender, religion, marital status, etc. do not matter. अच्छा सर, इसी से निकल के नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अब हमने सारी बात कर ली, क्या होना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए, क्या कोई ऐसा फिक्स फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप अपने सीवी को स्टैंड आउट कर सकते हो? बिल्कुल है। एक, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको सबसे पहले पहले AI की दीवार भेदनी है, और फिर उस रिक्रूटर को भी जो AI के पीछे बैठा है उसको भी इंप्रेस करना है। तो AI को भेदने के लिए क्या करना है? AI को भेदने के लिए ये करना है कि अगर जॉब सेल्स की है और आपने सेल्स में कोई इंटर्नशिप भी कर रखी है, तो आप उस इंटर्नशिप को ज्यादा बड़ा, मतलब आप उस इंटर्नशिप के बारे में 5 पॉइंट लिखिए, और बाकी आपके जो भी हैं उनको थोड़ा छोटा लिखिए। तो AI को क्या लगेगा कि अच्छा, इसके पास सेल्स एक्सपीरियंस, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सेल्स एक्सपीरियंस है, वो पास हो जाएगा वहां से। अब सेकंड आते हैं कि व्हाट कैन यू डू टू इंप्रेस द रिक्रूटर। सो रिक्रूटर की आप एक रिक्रूटर, टिपिकल रिक्रूटर जहां पे ऑर्गेनाइजेशन में 50-60 भी हायरिंग हो रही है मंथली, तो उस रिक्रूटर के पास डेली के 100 रिज्यूमे आते होंगे। अब उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो बैठ के एक एक रेज्यूमे पूरा शुरू से लेके अंत तक पढ़े। उसे जनरली ऊपर के 5 लाइंस के अंदर अगर वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस दिख जाता है तो वो उस सीवी को डिटेल पढ़ेगा। अगर उसे नहीं दिखता है तो वो उस सीवी को छोड़ेगा, आगे बढ़ेगा। क्योंकि रिक्रूटर का ये काम नहीं है कि जितने भी उसके पास 100 सीवी आए उसमें से बेस्ट निकालना। उसका काम है कि मेरे काम चलाने वाले कितने 5 सीवी मिल जाए, मैं हायरिंग मैनेजर को फॉरवर्ड कर दूं, उसमें से एक का सिलेक्शन हो जाए। तो उसके लिए जरूरी है कि आप जो रेलेवेंट एक्सपीरियंस उस जॉब प्रोफाइल खोज रहा है, वो आपकी सीवी में थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, हाईलाइटेड होना चाहिए। हाईलाइटेड का मतलब ये नहीं कि रंग बिरंग का कर दिए, मे बी बोल्ड टेक्स्ट से हो या थोड़ा सा लार्जर फॉन्ट से हो, एंड सो ऑन। So these are some of the do's and don'ts in making sure that your CV passes through the AI barrier and then impresses upon the recruiter as well. आंसर अगर इसी का उल्टा मैं पूछूं कि कोई एक ऐसी चीज जिसको देख के सीवीज डेफिनेटली तो नहीं कहेंगे, मोस्टली रिजेक्ट हो जाता है। टाइपोज, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि एक बंदे ने लिखा ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल, और गेस व्हाट, कम्युनिकेशन की स्पेलिंग गलत थी। तो ऐसा बंदा मतलब वो तुरंत ही रिजेक्ट हो गया। तो टाइपोज तो बिल्कुल नहीं करना है। एंड दूसरा मैंने देखा है कि सीवी, क्योंकि
it's a good practice to have a one pager in CVs. You should not write a big CV again, क्योंकि रिक्रूटर के पास टाइम नहीं है इतना पढ़ने का. तो लोग क्या करते हैं कि उस एक पन्ने में वो अपनी पूरी मतलब दे ट्राई टू मतलब राइट फ्रॉम देयर बर्थ वॉट एवर दे हैव डन. क्लास 7th में कोई डांस कंपटीशन जीता था, मतलब देयर इज नो रेलेवेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, दैट पर्टिकुलर इवेंट एनी मोर. तो दे शुड प्रॉब्ली फाइंड आउट और क्रिएट अ सीवी विच इज फार मोर स्पेस्ड एंड रेलेवेंट कंटेंट इज देयर. एंड सर इसी में शायद एक चीज़ आती है, लोग कुछ फोटोज भी लगाते हैं आजकल सीवीज में, फोटोज भी लगाते हैं, तो आई हाँ. थिंक उस पर भी केयरफुल होना चाहिए आप क्या फोटोज लगा रहे हो. बिल्कुल. एक तो अगर आपको फोटो लगाना है, फोटो आई डोंट रिकमेंड कि आप फोटो लगाएं, और अगर आपको फोटो लगाना भी है तो एटलीस्ट एक प्रोफेशनल फोटो लगाएं. ईमेल आईडी, बहुत ही फनी फनी ईमेल आईडी के अपने ईमेल आईडी बनाए रखते हैं और वो ही सीवी में डाल के भेज देते हैं. हम्म. डजंट लुक प्रोफेशनल. रिक्रूटर किस मूड में है, कि क्या देख रहा है, यू नेवर नो. So you should always have a plain vanilla CV rather than something very flowery. एंड सर इसी में एक सिग्नेचर वाला क्वेश्चन भी आता है, शुड पीपल पुट सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर, उस टाइप का एनी इम्पैक्ट ऑफ दिस थिंग? I don't think so. CV में आप साइन करें या ना करें, जितना CV में फर्जीवाड़ा होता है वो होगा ही, और जिसको ऑनेस्टली लिखना है वो लिखेगा ही, तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है मेरे ख्याल से. अच्छा सर, अब सब कुछ हो गया है, आपको पता चल गया है सीवी कैसे बनानी है, कैसे करना है, आपने भेज भी दिया है. जी. जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है भेजने वाले की या हाँ. जॉब सीकर की आती है कि वहां से रिवर्ट नहीं आता है. हाँ तो बिल्कुल. क्या इसका भी कुछ एसओपी या कुछ है, कोई कुछ? इसका देखिए, इसका ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की जॉब प्रोफाइल के लिए CV भेज रहे हैं. अगर वो जॉब प्रोफाइल एक किसी जूनियर पोजीशन के लिए है, तो एक जूनियर पोजीशन टिपिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत देर तक ओपन नहीं रहती है. तो अगर आपने सीवी भेज के 5 दिन वेट कर लिया है, तो इन ऑल लाइक्लीहुड वो जॉब प्रोफाइल क्लोज हो गई होगी. तो आपको रिक्रूटर को मे बी CV डालने के 2 दिन बाद, 1 दिन बाद फॉलो अप कर लेना चाहिए. दैट्स अ गुड प्रैक्टिस. इससे हो सकता है रिक्रूटर आपकी CV भूल गया हो, या उसके दिमाग में ना रहा हो, या उससे वो ईमेल मिस हो गई हो, वो उसके दिमाग में आ जाएगा. तो दैट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस. अभिजीत सर, मतलब कि फॉलो अप ले लेना चाहिए, बट इफ यू डोंट गेट अ रिप्लाई, मोटे तौर पे चांसेस ये हैं कि कोई और कैंडिडेट सिलेक्ट हो गया है जी. और दे आर नॉट परसिविंग यू राइट नाउ. करेक्ट. इसी में अभी ये ईमेल वाला कल्चर धीरे धीरे खत्म हो रहा है. जॉब अप्लाई हो रहे हैं एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम्स पे, तो वहां पे एटलीस्ट क्योंकि वो AI ड्रिवन एप्लीकेशंस होते हैं लार्जली, तो एटलीस्ट आपके रिजेक्शन या आपको पता चल जाता है, कि आपको क्लोजर मिल जाता है. अगर जहां पे भी प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस हैव स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स कि हम अगर रिजेक्ट भी कर रहे हैं तो लोगों को बता दें कि भाई हो गया तुम्हारा, तुम यू कैन आप अपनी एक्सपेक्टेशन को खत्म कर सकते हैं यहीं. अभिजीत सर, एक एंड में कुछ क्वेश्चंस लेते हैं. आप एक फाउंडर हो, सो बीइंग अ फाउंडर आपको हमेशा यू हैव टू बी वेरी मच अवेयर कि आसपास क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, हाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग. तो अभी जो लोग हमारे पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, व्हाट आर द करंट जॉब ओपनिंग्स जो आने वाली हैं, या करंट एक्साइटिंग जॉब्स की फील्ड जिनको आप देखते हो, वेयर यंगस्टर्स कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग देमसेल्फ? So again, उसमें my area is limited to software development, project management, AI and so on. तो of course इन areas में जैसे जैसे जब मैंने IIM अहमदाबाद पास किया था बैक इन 2013, उस समय कोई प्रोडक्ट मैनेजमेंट की जॉब नहीं आती थी वहाँ पर. बट अगर आप आज कैंपस विजिट करेंगे, तो मैक्सिमम पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट, बिकॉज दैट इज वेयर अ लॉट ऑफ ओपनिंग्स आर कमिंग अप. तो एक तो ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट is a new thing which has come up. The other thing which has come up essentially is a lot of data science. I'm not talking about AI, ML, hi-fi, but a lot of data science is happening. So आप अगर अपने आप को you are comfortable with a lot of data, you are able to handle data on Excel sheets or anywhere else, that gives you an edge later on that आप इस पे build कर सकते हो एक करियर. तो इस तरह की जॉब प्रोफाइल्स मुझे लगता है कि और धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी. और सर इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लोग मतलब इन चीज़ों को देख के कहीं से, मींस किसी को डिजिटल मार्केटिंग में जॉब चाहिए तो उसने किसी वेबसाइट से कोई कोर्स ले लिया, या जिसको हम सर्टिफिकेट कहते हैं, कहीं पे सर्टिफिकेट अटैच कर दिया, तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट रहता है? सर्टिफिकेट का इम्पैक्ट तो रहता है, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर आप, जैसे आप और मैं अभी ऑलरेडी किसी एक एम्प्लॉयमेंट में हैं, तो अगर हम लोग समय निकाल के एक सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हैं, तो अगेन ये जुझारूपन दिखाता है. मोर देन व्हाट यू हैव गेन्ड आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर, व्हाट हाउ मच नॉलेज यू हैव गेन्ड, बट आपने एक सर्टिफिकेशन किया है, विच मीन्स दैट आप ऑफिस के बाहर जाके भी अपने करियर के बारे में सोचते हो.
which gives a very positive impression about you to a prospective employer. तो शायद इसी को सीवी बिल्डिंग कहते हैं कि आप अपने सीवी को बिल्ड करते जाओ। वो एक्चुअल में ये सारी चीज़ें हैं, आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज करिए, आप नए नए एक्सपीरियंसेस लिखिए, इनसे आपका सीवी एनहेंस होता है। बिल्कुल। एंड मेरे हिसाब से सीखने की कोई मतलब सीखना ख़त्म नहीं होता है। अगर आपने सीखना ख़त्म कर दिया तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं फिर आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में रह जाएंगे और आगे बढ़ना मुश्किल होता है, क्योंकि नई ऑर्गेनाइजेशन आपको तभी लेगी जब आप उस नए ऑर्गेनाइजेशन में नए कॉन्टेक्स्ट में जाके फिर परफॉर्म कर पाएं। तो इन माय करियर आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल गेटिंग मैरिड टू देयर ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे वो रह गए हैं। अब उसके बाहर उनकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज उन्होंने अपने आप को अपस्किल नहीं किया है। तो अपस्किल करना एक एक कांस्टेंट प्रोसेस, एक निरंतर। आप जब तक रिटायर नहीं हो जाते, या रिटायर भी क्यों होना है, चलते चली जाइए और तब तक सीखते रहिए। यही है। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ इस सीवी और रिज्यूम बिल्डिंग वाले पॉडकास्ट से आपको बहुत बहुत हेल्प मिली होगी। स्टडी आईक्यू स्किल्स की ये मुहिम है कि वो आप सभी को एम्पावर करे आपके करियर को लेके, और इसी को लेके स्टडी आईक्यू स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज मौजूद हैं। स्टोरी टेलिंग, इंग्लिश, एक्सेल, एआई और भी बहुत सारे। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं और आपके लिए जो कोर्स सबसे बेस्ट है, सबसे बेहतरीन है, उसे परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।